हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। इसका पहले मीनिंग सुनिए। सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम व सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, अतः इन शब्दों को हम एक ही अर्थ में ग्रहण करेंगे। इसका मीनिंग है जिन उपक्रमों या उद्योगों पर सरकार का अथवा सार्वजनिक संस्थाओं का स्वामित्व तथा प्रबंध होता है उन्हें सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम की विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है राय चौधरी और चक्रवर्ती के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है और सरकार का या तो उस पर पूर्ण एकाधिकार होता है या इसके अधिकांश अंग सरकार के हाथ में होते हैं। दूसरी है एस खेरा के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों से आशय केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या उनके द्वारा मिलकर संचालित औद्योगिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्रियाओं से है। एक परिभाषा और है, इसमें नहीं दे रखी है, वो सुनिए। TR शर्मा के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एक ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबंध व्यवस्था राजकीय तंत्र द्वारा संचालित की जाती हो अथवा ये दोनों ही राज्य के अधीन हो। संक्षेप में उन सभी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जिन पर पूर्णतया अथवा अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा जिन पर नियंत्रण एवं संचालन सरकार का ही हो। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएं। सार्वजनिक उपक्रमों की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें पब्लिक ओनरशिप यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व। सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व निजी साहसियों के हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होता है। नंबर 2 आता है सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्य। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना मात्र लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती बल्कि इनका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना भी होता है। नंबर 3 है अकाउंटेबिलिटी टुवार्ड्स पब्लिक यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व। निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों और विशेष रूप से अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम न केवल सरकार बल्कि जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 4 फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज यानी कि सरकारी स्रोतों से वित्त व्यवस्था। सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यक पूंजी मुख्यतः सरकार द्वारा बजट में व्यवस्था करके प्रदान की जाती है। नंबर 5 ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध में अफसरशाही। सार्वजनिक उपक्रम के प्रशासन एवं प्रबंध के संबंध में सरकारी प्रशासन की पद्धतियों एवं नियमों का पालन किया जाता है। अब आता है
सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, यानी कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब था आर्थिक महत्व। तो इसमें पहला पॉइंट है आर्थिक विकास के बारे में सुनिए। विकास योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सिर्फ निजी क्षेत्र के द्वारा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि निजी क्षेत्र की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अतः निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है। नंबर सेकंड है स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत ढांचे का निर्माण। तीव्र औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण आवश्यक होता है। इसके लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना आवश्यक है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में ही संभव है, क्योंकि निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योग ही विकसित हो पाते हैं जिनमें कम जोखिम रहता है। नंबर थर्ड है फेयर प्राइस, यानी कि उचित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से भी सार्वजनिक क्षेत्र का अपना महत्व है। उदाहरण के लिए भारत में जनता को अनिवार्य वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं लौह धातु निगम आदि की स्थापना की गई है। नंबर फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्निक बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि उच्च तकनीक पर आधारित उद्योगों का विकास। देश की आर्थिक प्रगति में आधुनिकीकरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नवीनतम तकनीक का विकास किया जाए। अणुशक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे क्षेत्र के विकास के लिए अणुशक्ति निगम, इलेक्ट्रॉनिक्स निगम आदि की स्थापना की जाए। नंबर फिफ्थ आता है फाइनेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए वित्त। सार्वजनिक उपक्रमों से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। इस प्रकार योजना के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धि में सार्वजनिक उपक्रम अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नंबर सिक्स है प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से आवश्यक कार्यों पर लगाया जाता है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो तथा विकास में वृद्धि हो। नंबर सेवेंथ है मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिकतम उत्पादन। सार्वजनिक उद्योगों द्वारा अधिकतम मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे न केवल आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि अतिरिक्त उत्पादनों का निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। नंबर एट्थ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, विदेशी सहायता का समुचित उपयोग। सार्वजनिक उद्योगों के विकास हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग सार्वजनिक उद्योगों के विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में किया जाता है, जिससे विदेशी सहायता का समुचित उपयोग होने के साथ साथ कल्याणकारी कार्यों में भी वृद्धि होती है। नंबर नाइन्थ आता है हेल्प इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन में सहायता। सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है जिनका विकास नहीं हो पाया है तथा इसी कारण आंतरिक मांग की पूर्ति आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है। नंबर सेकंड आता है सोशल इम्पोर्टेंस, यानी कि सामाजिक महत्व। इसमें नंबर फर्स्ट है स्टेबलाइजमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि समाजवादी समाज की स्थापना। भारत सरकार ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का व्रत लिया है और समाज के समाजवादी
स्वरूप के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास का दायित्व पूर्णतया सरकार के हाथ में रहे। नंबर 2, कंट्रोल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण। सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से अधिक शक्ति के केंद्रीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना न की जाए तो उनमें से अनेक उपक्रम निजी क्षेत्र में स्थापित होंगे, जिससे निजी क्षेत्र आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3 आता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, इनके लाभों का सार्वजनिक हित में प्रयोग। सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाले लाभों का उपयोग जन सामान्य के हित के लिए किया जाता है, जिससे समाजवादी समाज की स्थापना में सहायता मिलती है। नंबर 4 आता है बेनिफिट टू वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों को लाभ। सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों का शोषण नहीं होता, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य सरकार द्वारा आदर्श सेवा योजक की भूमिका निभाना होता है। नंबर 5 है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को लाभ। सार्वजनिक उपक्रमों से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि वे पूंजीपतियों द्वारा शोषित होने से बच जाते हैं। नंबर 6 इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में वृद्धि। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश का तीव्र औद्योगिक विकास होने से रोजगार में वृद्धि होती है, जिससे समाजवादी समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति होती है। नंबर 7 जनरल इम्पोर्टेंस, सामान्य महत्व। राज्य के पास विशाल साधन होने के कारण इसका रह गया नंबर 7 ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल चेंज, यानी कि शहरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है वहाँ विद्युत परिवहन, पर्याप्त जलापूर्ति, शिक्षा संस्थाओं तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं विकास किया जाता है। नंबर 3 जनरल इम्पोर्टेंस, सामान्य महत्व। राज्य के पास विशाल साधन होने के कारण वह अनुसंधान व उन्नति हेतु अधिक व्यय कर सकता है और वह अल्पकालीन हानि उठाकर भी अनुसंधान कार्य चालू रख सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।